Hello guys, welcome back to Legal Studies. In this series of Indian legal and constitutional history, today we want to discuss the topic of administration of justice in Bombay 1668 to 1726. So let's get into the video. बॉम्बे जो है उसका फाउंडेशन किस तरीके से हुआ? जो बॉम्बे है वो पहले सुल्तान बहादुर के पास था जो कि किंग थे गुजरात के। उसके बाद क्या हुआ, जो पोर्तुगीज आए वो पोर्तुगीज बने फर्स्ट यूरोपियन नेशन जिन्होंने एक्वायर करा आइसलैंड ऑफ बॉम्बे। कब? 1534 के अंदर। फिर क्या हुआ, इन 1661 जो पोर्तुगीज के किंग थे अल्फोंस 6, उन्होंने क्या करा, ट्रांसफर करा आइसलैंड टू द चार्ल्स सेकंड। क्यों करा? उन्होंने इसलिए करा कि उन्होंने अपनी जो सिस्टर थी प्रिंसेस कैथरीन, उसकी शादी ब्रिटिश किंग यानी चार्ल्स सेकंड से करवाई थी और एज ए डावरी मतलब कि दहेज के रूप में उनको ये आइसलैंड ऑफ बॉम्बे दिया था। तो क्या हुआ फिर आगे, जो चार्ल्स सेकंड थे ना, उन्होंने बॉम्बे को अनइकोनॉमिक फाइंड करा। क्यों करा? क्योंकि बॉम्बे उस टाइम पे एक बहुत ज्यादा छोटी प्लेस थी, पुअर प्लेस थी, मतलब मोर लाइकली है फिशिंग प्लेस, मतलब कि जहाँ पे फिशिंग वगैरह से गुजारा होता था। मतलब वहां पे पॉपुलेशन भी 10,000 लोगों की थी, इससे ज्यादा की नहीं थी। तो जो चार्ल्स सेकंड थे उन्होंने इसको अनइकोनॉमिक फाइंड करा और उन्होंने क्या करा, इसको ट्रांसफर करा ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स, मतलब 10 पाउंड्स के लिए उन्होंने एनुअल रेंट पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के बाद जो जनरल ओंगियर ऐसे नाम के एक इंसान थे, उन्होंने मेनली उनको एज अ आर्किटेक्ट माना जाता है आइसलैंड ऑफ बॉम्बे का। अब क्या हुआ था, जब बिफोर 1726 तो जो जुडिशियल सिस्टम था ना आइसलैंड ऑफ बॉम्बे का, वो 3 स्टेजेस के अंदर बना था। 1668 टू 1683, 1683 टू 1690 एंड 1718 टू 1726। ठीक है, इसके अंदर ऐसा जानने को इतना ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन भी इतने नहीं आते हैं, पर एज आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, क्योंकि बाय चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू कैन पुट द आंसर देयर। ठीक है, तो इस तरीके से सो लेट्स गेट द फर्दर अंडर द पीरियड्स 3 स्टेजेस में कि ये किस तरीके से आगे ग्रो हुआ, किस तरीके से जो इसका वो है जुडिशियल सिस्टम वो फॉर्म हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जो गेरल्ड ओंगियर है उनको मेन आर्किटेक्ट भी माना जाता है जुडिशियल सिस्टम का बॉम्बे के अंदर सेटअप करने के लिए, और उनको एज अ फाउंडर ऑफ बॉम्बे भी देखा जाता है, एज अ ट्रू फाउंडर ऑफ बॉम्बे। अब अपन फर्स्ट पीरियड की बात करें तो जो फर्स्ट पीरियड है वो 1668 से 1683 तक चला था और इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, जो कि चार्टर ऑफ 1668, जुडिशियल प्लान ऑफ 1670 एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ 1672 के अंदर है। अब जो चार्टर ऑफ 1668 था उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, ये एक रॉयल चार्टर था जो कि एम्पावर करता था कंपनी को फ्रेम करने के लिए लॉ एंड ऑर्डिनेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइसलैंड, मतलब वहां का काम चलाने के लिए उनको पावर दी जाती थी कि वो लॉ फ्रेम कर सकते हैं और जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं उस तरीके से वो उसको चला सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि जो कंपनी थी उसको ये भी पावर दी गई थी कि वो इम्पोज कर सकती है, मतलब लगा सकती है क्या, पनिशमेंट्स, या तो वो वेजेस के रूप में पनिशमेंट्स देगी, मतलब कि जो उनकी तनख्वाह होती थी उसमें से आइदर या तो वो फाइन काट लेती थी, थोड़ा बहुत पैसा रख लेती थी, या फिर वो इम्प्रिजमेंट यानी उनको जेल में ले जाके पटक देती थी, या फिर उनको डेथ सेंटेंस दिया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट इसके अंदर मेन है वो ऐसा है कि जो कंपनी है ना उसको ऑल्सो ऑथोराइज्ड टू क्रिएट कोर्ट टू जज ऑल द पर्सन एंड ऑल द एक्शंस, मतलब कि जो कंपनी है उसको अथॉरिटी दी गई थी कि क्रिएट करने की कोर्ट। क्यों? क्योंकि वो जज कर सके जो भी लोग हैं उनके एक्शंस उनके क्राइम्स उसके लिए। ठीक है, अब देखो जो चार्टर ऑफ 1668 था उसने तो क्या करा, एम्पावर करा कंपनी को। उसके बाद आया जुडिशियल प्लान ऑफ 1670। जो जुडिशियल प्लान ऑफ 1670 आया उसने कोर्ट एस्टेब्लिश करे एंड जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश करा। तो इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप ये था कि 1670 के अंदर जो बॉम्बे है उसको 2 डिविजन्स में बांट दिया गया। फर्स्ट डिवीजन के अंदर महिम, पार्ले, सियोन एंड वरोली नाम से प्लेसेस का डिवीजन करा। सेकेंड डिवीजन के अंदर बॉम्बे, गिरेगांव एंड मजेगांव के नाम से प्लेसेस का डिवीजन करा। फिर क्या हुआ, इसके अंदर स्टैब्लिश करे उन्होंने कोर्ट जिसके अंदर 5 जजेस होते थे और वो ब्रिटिश प्लस इंडियन होते थे, और वो जजेस क्या करते थे, वो केसेस डिसाइड करते थे अप टू 200 जेराफेंस, मतलब कि अगर अपन इंडियन रुपीज में बात करें या तो 150 रुपीज तक, या ब्रिटिश उसमें बात करें तो 200 जेराफेंस तक वो लोग डिसाइड करते थे। और वो किस टाइप के केसेस डिसाइड करते थे, वो पैटी क्रिमिनल मतलब छोटे मोटे
क्रिमिनल ऑफेंसेस होते थे ना, वो डिसाइड करते थे। फिर उसके बाद क्या चीज हुई कि जो पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल को इंट्रोड्यूस करा गया एज ए सुपीरियर कोर्ट। मतलब कि ये होता था कि अगर यहाँ से स्टैब्लिश नहीं, मतलब कि सेटिस्फाई नहीं है डिविजनल कोर्ट से, अगर वो खुश नहीं है उनके जजमेंट से, तो वो क्या करते थे, आगे जाते थे और उसके लिए पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल को इंट्रोड्यूस करा गया था एज ए सुपीरियर कोर्ट और एज ए अपीलेंट कोर्ट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो केसेस थे ना, मतलब कि जो भी केसेस थे वो 200 जेराफिन से ऊपर थे, वो यहाँ डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल के वहां पर सुने जाते थे। इससे लोअर वाले तो यही सुने जाएंगे, अगर यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ जा सकते हैं डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल के पास। बट अगर कोई भी केसेस होते थे जो बियॉन्ड 200 जेराफिन होते थे, वो हमेशा गवर्नर एंड काउंसिल के पास ही जाते थे। फिर इसका एक ड्रॉबैक आया कि इसके ड्रॉबैक काफी सारे थे, मतलब कि एक ही क्या, काफी सारे थे। तो उसके अंदर ये था कि पहली बात तो कोई लॉ की कोई नॉलेज नहीं थी, और जो जुडिशियल वर्कर थे, ये जो 5 जजेस थे ना, उनकी कोई सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब उनको कोई सैलरी वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाती थी। और ये जो जजेस बनाए गए थे वो भी एवं ही बनाए गए थे, उनको एज ए कुछ एज सच लॉ की कुछ नॉलेज नहीं थी। तो जो एंग्वेयर थे उन्होंने क्या करा, रिक्वेस्ट करा, मतलब उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करा था ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हमें लॉयर्स प्रोवाइड करवाया जाए, बट उनकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो एंगर्स है उन्होंने चूज करा एज ए जॉर्ज विलॉक्स को एज ए जज इन अ न्यू जुडिशियल सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड इन बॉम्बे इन 1672। 1672 के अंदर जो उन्होंने जुडिशियल सिस्टम जो इनॉग्रेट करा था, उसके अंदर उन्होंने जॉर्ज विलॉक्स को एज ए जज अपॉइंट करा था। उसके बारे में अपन आगे देखेंगे। तो जुडिशियल प्लान ऑफ 1670 के ड्रॉबैक्स के बाद गैरल्ड लॉन्गियर ने क्या करा, 8 अगस्त 1672 के अंदर नया जुडिशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया। उसके अंदर मतलब जो पुराना था उसी को ही अपग्रेड करा था। उसके अंदर जॉर्ज विलॉक्स को उन्होंने अपॉइंट करा एज ए जज, उनको जज बनाया गया और उनको सैलरी दी जाती थी 200 रुपीज। ये 1672 के अंदर हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो कोर्ट्स थे जिनकी सिटिंग नॉर्मली नहीं होती थी, मतलब वीक में एक बार या मंथ में एक बार होती थी, उसकी डिविजनल कोर्ट्स की जो सिटिंग थी उसको इंक्रीज करके ट्वाइस अ वीक कर दिया, मतलब हफ्ते में 2 बार कर दिया गया। उसके बाद जो कोर्ट्स थे वो सिर्फ 200 जेराफिन तक के जो केसेस थे उनसे डील करते थे, उसको बढ़ाकर उन्होंने डिसाइड करा कि ये टेस्टामेंट्री ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जैसे कि जमीन जायदाद से रिलेटेड जो होते हैं ना, जो कागजों से रिलेटेड होते हैं, विल से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं। और सिविल और क्रिमिनल मैटर्स जो कि आपको पता है। उसके बाद प्रोबेट वो होते हैं जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद या तो उनके विल यानी वसीयतनामा, या फिर उनका कोई कर्जा वगैरह होता है, उससे रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं या केसेस होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनसे वो डील करते हैं। उसके बाद जो पंचायती सिस्टम है उसको भी रीऑर्गेनाइज करा गया था, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज नहीं था उसको अच्छे से रीऑर्गेनाइज करा गया। उसके बाद जो इस्टेब्लिश करे गए थे कोर्ट्स ऑफ कंसाइंस, जैसे कि 200 जेराफेन से ऊपर के जो केसेस थे वो कोई सुन, मतलब नीचे के जो केसेस थे वो कोई सुनता ही नहीं था। तो उसके बाद कोर्ट ऑफ कंसाइन इंट्रोड्यूस करा गया जो कि सिविल केसेस, मतलब कि सिर्फ सिविल केसेस में डील करते थे, जो कि 20 जेराफिन मतलब 20 जेराफिन तक थे। उसके बाद क्या हुआ, मतलब कि जो उन्होंने क्या करा, स्टैब्लिश करा था ना ये जेराफिन्स वाला, तो एज अ ज्यूरी के रूप में भी करा था कि विदाउट ज्यूरी ये चल सकता है। बट उन्होंने एक ज्यूरी भी स्टैब्लिश करी गई थी उस टाइम पे 1672 के अंदर, जो कि ज्यूरी थी 12 इंग्लिश मैन्स की। और उसके एक्सेप्शन होते थे कि जब केसेस पोर्तुगीज और इंग्लिश मैन का होता था ना, तो इट्स मतलब हाफ इंग्लिश और हाफ पोर्तुगीज, मतलब आधे इंग्लिश मैन होते थे और आधे पोर्तुगीज होते थे, जब केसेस इंग्लिश मैन और पोर्तुगीज के बीच में हुआ करता था। फिर उसके बाद जब जॉर्ज विलॉक्स रिटायर हुए तो निकोलॉस को अपॉइंट करा गया एज ए नेक्स्ट जज, और उनको 120 पर एनम दिया जाता था, मतलब 120 पाउंड पर एनम दिया जाता था। उसके बाद जो गैरी थे उन्होंने लास्ट में ऑफिस होल्ड करा था, बट ये कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है, जहां तक मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वहीं तक लिखना है। एक आप जूरी वाली बात भी डाल सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड फेज। ठीक है, सेकेंड फेज में इतना कुछ नहीं है ना, थर्ड फेज में है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब जो सेकेंड फेज है वो 1684 से लेकर 1690 तक चला था। इसके अंदर एक एडमिरल्टी कोड एस्टेब्लिश करा गया था जो 1684 के अंदर था, एंड अंडर द चार्टर ऑफ 1683 के अंडर एस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, अब इसके अंदर आप
प्रीवियस वाले वीडियोस में से पॉइंट लिख सकते हो, उसके अंदर मैंने एडमिरल्टी कोड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। फिर उसके बाद इसके अंदर एक लॉयर और 2 असिस्टेंट को अपॉइंट करा गया केसेस वगैरह को हैंडल करने के लिए। इसको स्टैब्लिश भी करा गया था, मतलब कि अपॉइंट करा गया था जो डिविजनल कोर्ट वगैरह थे उनके अंदर जो केसेस थे उनके अंदर मर्केंटाइल ऑफेंसेस को भी ऐड करा गया। उस टाइम पे इतना कुछ नहीं हुआ था क्योंकि 1690 से लेके 1780 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग थी ना वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब थी। क्यों? क्योंकि जो मुगल एम्पायर है उनसे उनकी लड़ाई चल रही थी, मतलब कि वॉर चल रही थी बिटवीन मुगल एम्पायर एंड सिद्दीकी याकूब इनके बीच में। तो उस टाइम पे इतना कुछ नहीं हुआ था। सो लेट्स गेट इनटू द थर्ड फेज। थर्ड फेज था ना उसमें भी इतना कुछ नहीं हुआ, वो 1718 से लेके 1726 तक चला। बट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। क्या हुआ था? जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था ना उसको रीऑर्गेनाइज करा था, मतलब वॉज ऑर्गेनाइज। जो पहले ऑर्गेनाइज नहीं था, पता नहीं था कितने क्या है, कितने जजेस हैं, कितना क्या है, उस चीज को ऑर्गेनाइज करा गया। तो इसके अंदर 10 जजेस थे, 1+9। जो 1 चीफ जज था वो एक चीफ जज था, मतलब कि जो 1 है वो एक चीफ जस्टिस थे, ठीक है। उसके बाद जो 9 जजेस थे उनमें से 5 ब्रिटिशर्स और 4 नेटिव्स, मतलब कि इंडियन जजेस थे। और ये क्या करते थे? ये डिसाइड करते थे सिविल, क्रिमिनल एंड टेस्टामेंट्री केसेस, ठीक है। सिर्फ यही केसेस ये लोग डिसाइड करते थे। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस रखी गई। जो जज थे वो लॉ एक्सपर्ट नहीं थे। लेट्स से कि उस टाइम पे कोई भी इतना ज्यादा लॉ एक्सपर्ट नहीं था कि वो जज कर पाए, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन नेटिव्स के साथ, क्योंकि 5 ब्रिटिशर्स जज हैं, 4 नेटिव्स जज है, तो ऑब्वियसली होता था। और आप सबको पता है कि उस टाइम पे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था। और जो लॉ एंड कस्टम्स थे नेटिव्स के उनको भी काफी ज्यादा नेग्लेक्ट करा जाता था, मतलब इग्नोर करा जाता था, कंसिडर ही नहीं करते थे कि हाँ भाई हमारे भी ये नेटिव्स के साथ, मतलब नेटिव्स के साथ उन लोग बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको एकदम कंसिडर नहीं करते थे। और ये जो 4 जजेस थे वो भी कुछ नहीं कर पाते थे बिकॉज उनको भी इनके साथ एग्री होना पड़ता था, जो कि 5 ब्रिटिशर्स जज थे और 1 चीफ जस्टिस थे, ठीक है। अगर ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू सो मच।